हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 2। और आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी टॉपिक है। आप ऑलरेडी इसके बारे में सब जानते हैं अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, तो टॉपिक है आज का मैग्नेटिक डायपोल। और मैग्नेटिक डायपोल कौन है? एज पर माय ओपिनियन इलेक्ट्रिक डायपोल का जुड़वा भाई है। कहने का मतलब दोनों हूबहू दिखते हैं, दोनों की हूबहू शरारतें होती हैं। ठीक है, सिर्फ सिंबल्स का अंतर है। ठीक है ना। तो यूं समझिए कि अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल के कॉन्सेप्ट्स जानते हैं तो हम मैग्नेटिक डायपोल के कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल इज नथिंग बट इज अ बार मैग्नेट। तो जो बार मैग्नेट होती है उसी को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, तो सारी चीजें वही हैं, बस चार्ज की जगह पर पोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो सारे कॉन्सेप्ट वही हैं। तो अगर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को अच्छे से पढ़ रखा है तो इसका मतलब हमको मैग्नेटिक डायपोल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल क्या है। तो सबसे पहले ये पूछते हैं हम खुद से कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता था। तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस which are separated by a very small distance। तो मैग्नेटिक डायपोल क्या होना चाहिए फिर? तो मैग्नेटिक डायपोल क्या है? मैग्नेटिक डायपोल इज द कॉम्बिनेशन, मैग्नेटिक डायपोल इज द कॉम्बिनेशन of two opposite poles, opposite poles मतलब नॉर्थ एंड साउथ, of equal pole strength, which are separated by a very small distance। बताओ वही डेफिनेशन है या नहीं है? वहां देखिए, मैग्नेटिक डायपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट पोल्स। वहां क्या था? टू अपोजिट चार्जेस, है ना। वहां क्या था? चार्जेस के मैग्नीट्यूड इक्वल थे। यहां क्या है? पोल स्ट्रेंथ इक्वल है दोनों पोल्स की। क्लियर? विच आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो ये होती है मैग्नेटिक डायपोल की डेफिनेशन। अब मैग्नेटिक डायपोल को हम किस रूप में देखेंगे? भाई पिक्चर भी तो बननी चाहिए ना कि यार हमने मैग्नेटिक डायपोल देखा तो है नहीं कभी। तो जो आपने बार मैग्नेट देखा हुआ है वो बार मैग्नेट ही क्या है? मैग्नेटिक डायपोल। तो सबने बार मैग्नेट को पिक्चराइज कर लिया माइंड में। ठीक है, ये एक बार मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल और ये सब इसका नॉर्थ पोल। इसकी भी पोल स्ट्रेंथ m है और इसकी भी पोल स्ट्रेंथ m है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम है। ये साउथ और नॉर्थ के बीच की डिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं 2l, या यूं कहिए मैग्नेटिक लेंथ। अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है, आपने अगर लास्ट लेक्चर को देखा होगा तो उसमें मैंने आपको यही बताया था कि जो पोल्स होते हैं वो थोड़ा सा अंदर होते हैं और दोनों पोल्स के बीच जो डिस्टेंस होती है वो होती है मैग्नेटिक लेंथ, और मैग्नेट की जो एक्चुअल लेंथ होती है वो होती है मैग्नेट की ज्योमेट्रिकल लेंथ। मींस मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ से कम होती है। ठीक है, वहां आपको रिलेशन भी बताया था कि मैग्नेटिक लेंथ इक्वल टू 6/7 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्लियर? तो ये आपका जो दिख रहा है आपको बार मैग्नेट, यही क्या है हमारा बच्चों? मैग्नेटिक डायपोल। क्लियर? अब साहब, जैसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट डिफाइन करते थे तो यहां होना चाहिए क्या हमारा? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, और इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। जेई और नीट में
भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, ठीक है ना। तो और जनरली मैंने देखा है कि एकेडमिक लेवल पर इस चैप्टर को बड़े कितना रूखेपन से पढ़ाया जाता है, मतलब इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ाया जाता। अरे इसमें क्या है, इसमें तो मैग्नेट वगैरह है। और अगर आपने देखा होगा जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपने अगर इन टॉपिक्स को कंसेप्चुअली पढ़ रखा है तभी आप उन सवाल को कर सकते हैं, और कंसेप्चुअली पढ़ रखा है तो बहुत ईजी होते हैं, समझ रहे, मतलब फ्री के नंबर होते हैं वो। अगर आपने इन टॉपिक को एक बार अच्छे से डीप पढ़ लिया तो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, आप करके ही आओगे उन्हें, ठीक है ना। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मतलब आपको इजीली नंबर देता है ये वाला चैप्टर। तो इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इजी चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, ठीक है। तो नंबर फ्री में मिलेंगे आपको। जैसे वहां इलेक्ट्रिक डायपोल था, यहां पर आपका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को एक बार रिकैप कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को, ये आपका माइनस क्यू होता था, ये आपका प्लस क्यू, और माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच ये जो डिस्टेंस होती थी ये 2L होती थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P को हम डिफाइन करते थे प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, क्योंकि दोनों चार्ज बराबर होते हैं, आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब Q इनटू 2L। क्लियर। तो जुड़वा भाई है बिल्कुल हूबहू सारी इनकी हरकतें हैं, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन दी पोल्स। क्लियर। तो कैपिटल M इज इक्वल टू, यहां चार्ज का मैग्नीट्यूड है, यहां पोल्स की स्ट्रेंथ मतलब स्मॉल m, और दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहां भी कितनी है, 2L। तो कैपिटल M इज डिफाइंड एज स्मॉल m इंटू 2L। क्लियर। तो ये हो गया सब हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब देखना एक पंथ दो काज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आपकी रिवाइज हो रही है और यहाँ एक नया टॉपिक बढ़ रहा है आगे। क्लियर। तो पूरी फिजिक्स एक जैसी होती है, मैं आपको लगभग हर लेक्चर में मैंने आपसे ये बात कही होगी कि पूरी फिजिक्स एक जैसी होती है, तो मैं इसीलिए कहता रहता हूं कि पूरी फिजिक्स एक जैसी होती है। कुछ चुनिंदा बातें हैं जो आपको अच्छे से पढ़नी है, रिपीटेडली वही बातें फिर राउंड एंड राउंड घूमती रहती हैं, ठीक है। फिजिक्स के पैटर्न को जो समझ गया उसके लिए फिजिक्स मतलब उसको कितना दीवाना कर देती है अपना, और जिसकी समझ में पैटर्न ही नहीं आया तो फिर आपने सुना ही है फिजिक्स का अच्छा खासा हुआ है मार्केट में, ठीक है। तो इस कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L। अब देखिए एक और मजेदार चीज, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी और इसकी डायरेक्शन होती थी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ऑलवेज, है ना। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की वो डायरेक्शन होती थी। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, वेक्टर। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर। अब जो माइनस क्यू चार्ज है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, साउथ के, और जो प्लस क्यू चार्ज है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, नॉर्थ के, है ना। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ ऑलवेज। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। बहुत काम की बात है ये, आप याद रखिएगा, ये बहुत काम की बात है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये बहुत काम की बात है तो समझ लो कि उसको तो है ना, मतलब ऐसे दिमाग में ऐसे फोल्डर में डालिए कि मतलब दुनिया की कोई चीज उसे डिलीट ही ना कर पाए, समझ रहे हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, साउथ टू नॉर्थ। क्लियर। तो ये हो गई साहब आपका डायरेक्शन। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें, ठीक है, यूनिट आपको अभी थोड़ा सा परेशान कर रही होंगी कि सर ये यूनिट लिख कैसे देते हैं, तो वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो पाएगा जब हम करंट कैरिंग कॉइल एज ए मैग्नेटिक डायपोल जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये क्लियर जरूर होगा कि पोल स्ट्रेंथ की यूनिट ये क्यों है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट ये क्यों है, ठीक है। तो अभी इसकी यूनिट देखो, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, एम्पियर मीटर होती है,
ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट हो गई एम्पियर मीटर, 2L क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो यूनिट हो गई साहब एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसकी एक यूनिट और होती है जूल पर टेस्ला, ये कैसे होती है ये आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज द जुड़वा भाई ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। मतलब जो सारी चीजें हम इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए डिफाइन करके आए हैं, जैसे डिफाइन करके आए हैं एज इट इज वैसे ही हम उन चीजों को मैग्नेटिक डायपोल के लिए डिफाइन कर रहे हैं, बस वहां इलेक्ट्रिक वर्ड लगा होगा, यहाँ मैग्नेटिक वर्ड लगा होगा, ठीक है साहब। अब साहब अब देखो कमाल की बातें शुरू होंगी, तो ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो मैं इसको अब रफ कर देता हूं, इसको रफ करता हूं सबसे पहले, क्योंकि ये काफी देर से लिखा हुआ है ना। इसको नहीं मिटा रहा है, मन नहीं कर रहा मेरा जुड़वा भाई, है ना। इससे फील बन रही है, लेक्चर की फील बन रही है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के जुड़वा भाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो अच्छी फील बन रही है। अब साहब अब बात करते हैं एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म या मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है। मैग्नेटिज्म को हम मैग्नेटोस्टैटिक्स भी बोलते हैं, समझ रहे हैं आप। तो हम ये भी कह सकते हैं एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स, क्लियर। तो एनालॉजी का मतलब होता है कि दो डिफरेंट फील्ड हैं बिल्कुल, और उन दो डिफरेंट फील्ड्स में हम सिमिलरिटीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब उनमें सिमिलरिटी ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं आप। जैसे जिसने ग्रेविटेशन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, समझो उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ ली। जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ ली, ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ढंग से पढ़ लिए, समझो उसकी मैग्नेटोस्टैटिक्स ऑलरेडी हो रही है, बस उसको सिंबल चेंज करने हैं, यकीन मानिए, ठीक है। तो दो डिफरेंट फील्ड्स हैं और उनमें हम क्या है सिमिलरिटी ढूंढ रहे हैं। तो देखिए तो यहां पर ये हम लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और यहां पर हम लिख देते हैं मैग्नेटिज्म, ठीक है साहब। अब साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, देखिए अब एनालॉजी देखना है इनमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है -q चार्ज, समझ रहे हैं। मैग्नेटोस्टैटिक्स या कहिए मैग्नेटिज्म में उस काम को करता है हमारा साउथ पोल, क्लियर। यहां पर होता है मैग्नीट्यूड चार्ज का, है ना, और यहां पर होता है पोल स्ट्रेंथ m, ठीक है। तो इसको हम -m से भी डिनोट कर सकते हैं कन्वेंशनली, जैसे -q है वो -m, मतलब साउथ पोल की जो स्ट्रेंथ है कितनी है -m, ठीक है। यहां पर होता है साहब आपका +q और यहां पर उस काम को करता है कौन, नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ +m, ठीक है। सॉरी, यहां पर होता है साहब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर होता है साहब आपका मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, समझ में आ रही है बात। और यहां पर आपका कांस्टेंट होता है 1/4πε0 और यहां पर कांस्टेंट हो जाता है μ0/4π, ठीक है, क्लियर। मतलब जहां 1/4πε0 आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में वहां क्या रिप्लेस कर देना है μ0/4π। उसके बाद साहब अब मैं यहां पर बना रहा हूं, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये मैग्नेटिज्म। तो यहां पर होता है साहब आपका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और यहां पर होता है साहब आपका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, क्लियर, सही है। अब साहब बस इतना ही कुछ है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना समझ में आना चाहिए बस।
कि जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में माइनस क्यू का है वो काम यहाँ मैग्नेटिज्म में साउथ पोल का है, जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्लस क्यू का है वो काम यहाँ नॉर्थ पोल का है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई से रिप्लेस कर दिया जाएगा। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है, वहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है, यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। ठीक है साहब। अब देखिए इस एनालॉजी का कमाल। चलिए अब मैं इसको हटा देता हूं, ये तो आपने कर लिया होगा। चलिए ठीक है। अब देखिए साहब, अगर ये एनालॉजी इतनी हमारे माइंड में अगर सेट हो गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या चीज, मैग्नेटिज्म में क्या है वो, ठीक है, तो यूं समझिए कि मैग्नेटोस्टैटिक्स आपके जेब में रखी हुई है, पॉकेट में रखी हुई है। ठीक है, चलिए पॉकेट में रखते हैं तो क्लियर। तो पॉकेट में रखते हैं साहब अब किसको, हम मैग्नेटिज्म को। ठीक है, देखिए अब तो अब फॉर्मूले ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो आपको सिंबल चेंज करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे, पहली बात बोर्ड लेवल पर आते नहीं है ना, तो करने की जरूरत भी नहीं है हमको, और जेई में डेरिवेशन पूछे नहीं जाते हैं, वहां केवल कॉन्सेप्ट काम आती है नीट में और जेई में। ठीक है ना। तो यहाँ एनालॉजी का मतलब ही ये है कि वो चीजें ऑलरेडी ड्राइव्ड है, बस ड्राइव्ड से हमें उनका कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूला समझना है। ठीक है साहब। तो देखिए वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ होता है साहब, है ना, कूलॉम्स लॉ। क्लियर, कूलॉम्स लॉ किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। तो ये क्या होता था, वहां पर दो चार्ज होते थे, मान लो ये Q1 है और ये साहब आपका Q2 है, इन दोनों के बीच सेपरेशन है सपोज R। तो कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही होता था ना कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है साहब। अब हमें कूलॉम्स लॉ लिखना है मैग्नेटिज्म, मतलब जैसे चार्जेज एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं तो पोल्स भी तो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं भाई। नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, या नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पोल्स के बीच फोर्स कैसे निकालेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कूलॉम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, कूलॉम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो ये तो हो गया किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। अब हमें लिखना है मैग्नेटिज्म के लिए। तो मैग्नेटिज्म के लिए देखिए साहब कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नेटिज्म में रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से। तो इसकी जगह तो हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब Q की जगह क्या होती है, यहाँ पोल स्ट्रेंथ, Q की जगह पोल स्ट्रेंथ M जैसे, तो यहाँ Q1 Q2 है तो यहाँ M1 M2 हो जाएंगे, पोल स्ट्रेंथ M1 एंड पोल स्ट्रेंथ M2 और अपॉन में आपका R स्क्वायर। लो जी, ये हो गया आपका कूलॉम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये क्या देता है आपको, गिव्स मैग्नेटिक फोर्स between two poles of strengths M1 and M2। ये आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल्स। ठीक है, अच्छा साहब। अब साहब आगे बढ़ते हैं। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि ये साहब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज करो ये एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है +Q। तो बेसिक सी बात है, हम जानते हैं कि अगर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है। तो और किधर लगाता है, पॉजिटिव चार्ज पर, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगेगा। और फोर्स कितना लगता है, Fe इज इक्वल टू QE, Fe इज इक्वल टू QE। ठीक है। अब साहब सपोज करो कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक पोल रखा हुआ है जिसकी पोल स्ट्रेंथ है कितनी, +M। क्लियर, तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई पोल रखा होगा तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव पोल पर +M पर किधर फोर्स लगेगा, इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और कितना लगेगा, देखो Q की जगह केवल आपको क्या रखना है, M,
और ई की जगह पर हमें क्या रखना है, मैग्नेटिक फील्ड, तो एम बी, सिंपल। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आया एफ एम इज इक्वल टू क्या आया, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ये आ गया साहब हमारा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, जो किसी पोल पर फोर्स लगता है, ये उसका फॉर्मूला हो गया। मजेदार चीज है ना। ठीक है, अब साहब अब मैं इसको कर देता हूं, ठीक है ना। चलो इसको तो मैं हटा ही देता हूं, आपने लिख लिया होगा। ठीक है, जगह घेर रहा है ये, बस ये एनालॉजी मत भूलना, बाकी तो यूं समझो कि सारे फॉर्मूले आपके पॉकेट में हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए इसको हटा लेते हैं, अब इसको भी हटा देते हैं, है ना। अब साहब दो फॉर्मूले ड्राइव कर लिए हमने एनालॉजी से। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के कॉन्सेप्ट्स पर, फॉर्मूला पर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ये साहब माइनस क्यू और ये आपका प्लस क्यू। ठीक है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और ये डाइपोल का सेंटर O, डाइपोल के सेंटर से एक पॉइंट P है एक्सिस पर, यहां पर P कितनी डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो E एक्सिस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था वो होता था साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r क्यूब। ठीक है, अब सिमिलरली सपोज कीजिए ये है साहब हमारा मैग्नेटिक डाइपोल, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। ठीक है, और ये हो गई साहब डाइपोल की एक्सिस, और एक्सिस पर ये कोई पॉइंट है P, और डाइपोल के सेंटर O से ये कोई पॉइंट है P जिसकी डिस्टेंस है कितनी, R। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा, सिंपल, कैसे निकालेंगे, B एक्सिस, E की जगह पर क्या करना है B, तो B एक्सिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम क्या कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 तो है ही, और P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसकी जगह पर कर देंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और अपॉन में r क्यूब। लो जी, ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। क्लियर। ठीक है साहब, तो ये कर लिया होगा आपने, इसको हटा देता हूं। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है बच्चों ये, अगर आप इसको एक बार मन से पढ़ लेंगे तो 3 नंबर 4 नंबर जो भी आता है आपका बोर्ड में वो पक्का है, ये समझिए, है ना, एफर्टलेस चैप्टर है बिल्कुल। अब साहब ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू, और ये साहब हमारा प्लस क्यू, ये डाइपोल का सेंटर O। अब डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर ये कोई पॉइंट है P जिसकी सेंटर से डिस्टेंस है कितनी, R। ठीक है ना, तो ये होता है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, P नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ऑलवेज। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाइपोल के इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के ऑलवेज अपोजिट होता है, मतलब 180 डिग्री पर। तो ये है आपका किधर, प्लस एक्स में डाइपोल मूवमेंट, तो यहां जो पॉइंट बी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा माइनस एक्स में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ई इक्वेटोरियल। ये कॉन्सेप्ट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं बच्चों, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही सवालों में यूज होते हैं, इतनी बारीकी से हमें पता नहीं होता, बस इतना पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्वेटोरियल पर, है ना, किधर होता है कैसे होता है नहीं ध्यान देते, और सवाल में उस चीज की जरूरत पड़ जाती है, सवाल नहीं हो पाता। ठीक है, तो ई इक्वेटोरियल समझ गए, इक्वेटोरियल पर डाइपोल की इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डाइपोल मूवमेंट के जस्ट अपोजिट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कितना होता है, ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, P अपॉन R क्यूब। ठीक है, अब मैग्नेटिक डाइपोल, तो मैग्नेटिक डाइपोल का केस क्या है साहब, ये मैग्नेटिक डाइपोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और ये हो गई साहब उसकी इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ये इक्वेटोरियल लाइन पर पॉइंट है P, डाइपोल मूवमेंट होता है साउथ टू नॉर्थ।
साउथ टू नॉर्थ, ये हो गया डायपोल मूवमेंट। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इस एनालॉजी से, वो मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मूवमेंट के जस्ट अपोजिट मतलब इधर होना चाहिए। तो ये हो गया साहब आपका बी इक्वेटोरियल, ठीक है, और ये आर डिस्टेंस, ये सेंटर ओ, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा साहब, 1/4πε0 की जगह रख देंगे μ0/4π, ठीक है, पी की जगह रख देंगे एम और अपॉन में आर क्यूब। लो जी, ये हो जाएगा आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है साहब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब साहब वहां पर एक कॉन्सेप्ट थी किसकी, टॉर्क की, किसकी, टॉर्क, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों ये, ठीक है ना। तो टॉर्क की कॉन्सेप्ट क्या थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये साहब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल -q और ये सब आपका +q, ठीक है, थीटा एंगल पर रखा हुआ है ना, थीटा एंगल पर रखा हुआ है। तो +q पर फोर्स लगेगा इधर QE, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, -q पर अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा फोर्स QE। तो ये बनता था कपल। मींस कपल का काम होता है बॉडी को रोटेट कराना। तो कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, ठीक है। तो हमने वहां क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल को, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एंगल थीटा रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक टॉर्क लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक टॉर्क लगाता है जिसकी वजह से डायपोल रोटेट करता है एंड फाइनली बिकम्स पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब सॉरी, मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल को टॉर्क लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या कर देता है, पैरेलल, ठीक है ना। तो ये सेम कॉन्सेप्ट आपका मैग्नेटिक डायपोल के लिए है कि अगर मैग्नेटिक डायपोल या कहिए बार मैग्नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, अगर एक मैग्नेटिक डायपोल ये साउथ और ये आपका नॉर्थ थीटा एंगल पर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, तो सेम कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायपोल पर एक टॉर्क लगाएगा, जो टॉर्क मैग्नेटिक डायपोल को घुमाकर रोटेट कराकर उसे फाइनली मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर देगा। क्लियर, टॉर्क लगेगा और वो टॉर्क डायपोल को, मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर देगा, राइट, ठीक है। तो वो टॉर्क कितना लगता है, इलेक्ट्रिक डायपोल पर वो टॉर्क लगता था बच्चों टॉ इज इक्वल टू PE sin थीटा, टॉ इज इक्वल टू PE sin थीटा। तो अब बात आती है कि साहब मैग्नेटिक डायपोल पर कितना टॉर्क लगेगा, तो सिंपल है, टॉ इज इक्वल टू P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, तो इसकी जगह रख दिया हमने मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह रख दिया साहब हमने मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन थीटा, तो टॉ इज इक्वल टू MB sin थीटा। ये हो गया साहब मैग्नेटिक डायपोल या कहिए बार मैग्नेट पर लगने वाला टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ये M होता है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ये आपका थीटा। क्लियर, किस किस के बीच एंगल है ये, नोट कर लीजिए, एंगल बिटवीन M मतलब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एंड B मींस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है साहब। तो ये देख रहे हो, मतलब कितने आसानी से फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं, याद हो रहे होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले याद हैं तो मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले याद हैं एंड वाइस वर्सा, अगर हमको मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले आते हैं तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो ये समझ में आ गए एक्सिस, इक्वेटोरियल और टॉर्क का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बात करते हैं साहब वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है ना। तो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी की बात पर आते हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ी थी वहां, कहां, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि ये साहब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है। तो वो आपसे कहता था कि अगर इस डायपोल को पैरेलल पोजीशन से किसी एंगल थीटा पर
घुमाकर ले जाना हो तो अपने आप तो जाएगा नहीं, क्योंकि उस पर टॉर्क लग जाता है और वो टॉर्क वापस उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कर देता है। तो वो कह रहा है कि अगर इस पोजीशन से हमें इस पोजीशन तक ले जाना है तो अपने आप नहीं आ सकता थीटा एंगल पर, वी विल हैव टू डू वर्क, मैं उस पर वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता था टॉ इज इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा, टॉ इज इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले को और जनरल वर्जन दे सकते हैं हम कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो वो कह रहा है कि ऑलरेडी जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 एंगल पर न होकर थीटा एंगल पर रखा है और उसको थीटा एंगल से थीटा 2 पोजीशन पर हमको ले जाना है, समझ रहे हैं आप। ऑलरेडी थीटा 1 पोजीशन पर रखा हुआ था, थीटा 1 पोजीशन से हमें कहां ले जाना है, थीटा 2 पोजीशन पर। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है टॉ इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये जनरल फॉर्मूला है बच्चों। ये फॉर्मूला तब है जब डायपोल ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो, ठीक है। और ये फॉर्मूला जनरल है, पैरेलल हो तब भी लगेगा, नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए डायपोल इनिशियली पैरेलल है तो कहने का मतलब इनिशियल एंगल जो थीटा 1 है वो 0 है, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो वही आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा, ठीक है ना। अब इन्हीं फॉर्मूलों को हम मैग्नेटिक डायपोल के लिए लगा देते हैं। तो यहां पर लिख लीजिए, जैसे वहां टॉर्क लिखा है ना, तो यहां पर लिख लीजिएगा वर्क डन की कॉन्सेप्ट क्या है साहब, ठीक है ना। तो अब साहब मैं डायरेक्ट ये वाला कर देता हूं, है ना। तो अब साहब ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक डायपोल है, ये ऑलरेडी थीटा 1 एंगल पर रखा हुआ है और इसको थीटा 1 एंगल के बजाय थीटा 2 एंगल पर हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो हमें वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क कितना होगा, W इज इक्वल टू P की जगह क्या रखेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, तो M, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह B, तो MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है, या W इज इक्वल टू MB 1 माइनस cos थीटा। समझ गए होगे कौन सा फॉर्मूला कब यूज होना है। ये फॉर्मूला जब यूज होगा जब ऑलरेडी मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। ये फॉर्मूला आपका जनरल है, मतलब किसी ऑलरेडी एंगल पर रखा हुआ था और उस एंगल के बजाय किसी दूसरे एंगल पर हम उसे रोटेट करना चाह रहे हैं, शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो वो है, ठीक है। और फॉर्मूला आप यही याद रखिएगा जनरल वाला, क्योंकि जनरल वाला याद है तो सब याद है, ठीक है ना। तो ये थी हमारी वर्क की कॉन्सेप्ट। अब साहब भाई वर्क की कॉन्सेप्ट सिंपल है कि मतलब हमको डायपोल को अगर पैरेलल पोजीशन से किसी दूसरी थीटा एंगल पोजीशन पर ले जाना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है साहब। अब ये तो हो गया, चलिए अब आती है कॉन्सेप्ट हमारी किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट क्या है साहब कि अब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट क्या थी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल थीटा एंगल पर रखा हुआ है, ठीक है ना, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इलेक्ट्रिक डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा हुआ है तो उसमें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है, ठीक है, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा। और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है बच्चों, वो स्टोर होती है U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। कितनी, U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। और इसको हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस P डॉट E, माइनस P डॉट E, क्लियर, क्योंकि A डॉट B आपका AB cos थीटा होता है, तो P डॉट E क्या हो जाएगा, PE cos थीटा, ठीक है ना। अब यहां पर जो एंगल है, ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल क्या है, ये एंगल है आपका एंगल बिटवीन P एंड E, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है ये, ठीक है साहब।
अब मैग्नेटिक डायपोल रखा है साहब थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में, क्लियर। तो अब उसका क्या हाल होगा, तो उस पर भी क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और उसमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सब हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है, ये साउथ, ये नॉर्थ, ठीक है, एम पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, और ये एंगल पर रखा हुआ है कितने पर, थीटा पर। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, U इज इक्वल टू माइनस P, क्या है, P की जगह रख देंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, E की जगह पर रख देंगे B, तो U इक्वल टू माइनस mb cos थीटा। लो जी, ये हो गया आपका मैग्नेटिक डायपोल में स्टोर पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस एनालॉजी से, माइनस पी डॉट ई लिखा था ना, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एम डॉट बी। लो जी, ये हो गई साहब हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन वेक्टर, सॉरी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है साहब। यहां पर ये जो एंगल है, ये एंगल किस किस के बीच है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है बच्चों ये, मतलब अगर आपको इस एंगल के बारे में नहीं पता है तो जेई में मेंस में प्रीवियस ईयर्स में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब जिन बच्चों को इस एंगल का आइडिया होगा, मतलब इस एंगल से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, तो वो उस सवाल फ्री का क्वेश्चन था, एक बार में कर दिया होगा, ठीक है। तो ये एंगल डिसाइड करेगा, अब क्या डिसाइड करेगा ये देखना है हमें, क्या कॉन्सेप्ट है। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायपोल के लिए स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि देखिए, मैंने इक्विलिब्रियम पर एक बहुत जबरदस्त वीडियो बनाई हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि स्टेबल अनस्टेबल क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम का चार्ज कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब होल थ्योरी इन डिटेल, और बहुत मजेदार लेक्चर है। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम की कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, और मैं उसको लिंक में उस वीडियो की दे रखी है, आप उसको लेक्चर को देख सकते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट रिफाइन होगा आपका अगर आप उसे देखेंगे तो, ठीक है ना। अगर आप प्रॉब्लम कुछ फेस करते हैं तो ठीक है, बाकी आप अगर रिलैक्स्ड हैं नो प्रॉब्लम, ठीक है साहब। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है साहब, कि अगर हम बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट कर दें किसी भी ओर, मतलब मीन पोजीशन के, चाहे इधर या इधर, और बॉडी शिफ्ट करने पर छोड़ दी हमने, और उसके बाद वो बॉडी वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लौटकर आ रही है, तो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम बोलते थे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है ना। तो वो बच्चों आपसे पूछेगा कि डायपोल, वेदर इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल, तो हम इस चैप्टर में मैग्नेटिक डायपोल पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक डायपोल की ही बात करेंगे। तो वो आपसे पूछेगा कि मैग्नेटिक डायपोल इस ओरिएंटेशन में रखा हुआ है, इतने एंगल पर रखा हुआ है, तो बताओ वो कौन से इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल में या अनस्टेबल में, ठीक है। तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन देखते हैं, कौन सी पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम है और कौन सी अनस्टेबल। तो केस फर्स्ट है कि जो डायपोल है मैग्नेटिक डायपोल, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है इस तरह से कि उसका जो डायपोल मूवमेंट है एम, है ना, जो एम है, ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का किधर होता है, साउथ टू नॉर्थ। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है एम, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका प्लस एक्स में, और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी किधर है, प्लस एक्स में, तो पैरेलल है, मींस यहां पर एम और बी के बीच एंगल हो गया बच्चों 0, ठीक है। क्या हो गया, 0। अब देखो, मैं भी आपसे कह रहा था ना कि ये एंगल बहुत कमाल की चीज है, ये वाला जो एंगल है माइनस एम बी कॉस थीटा में, तो ये थीटा किस किस के बीच एंगल है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। तो यहां मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल है हमारा कितना, 0 डिग्री, ठीक है।
तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? U इज इक्वल टू होती है माइनस mv, और ये है साहब हमारा cos 0। क्लियर? समझना बात को। अब cos 0 की वैल्यू होती है बच्चों +1, cos 0 इक्वल टू +1, है ना। और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है cos की, यू नो cos की जो वैल्यू है +1 वो मैक्सिमम है। अब देखिए एक थोड़ा सा बस एक चीज सोचना, मान लीजिए अगर यहां पर सपोज अगर यहां पर ये माइनस साइन नहीं होता, मतलब ये प्लस में होती, तो जब यहां cos 0 रखते तो cos 0 की वैल्यू +1 मैक्सिमम आती है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये बच्चों मैक्सिमम आती। क्लियर? ठीक है। अब कोई चीज मैक्सिमम है और उसके आगे आप नेगेटिव साइन लगा दीजिए तो वो मिनिमम बन जाएगी, वो मिनिमम बन जाएगी, है ना। तो यहां पर ये मैक्सिमम है और ऑलरेडी यहां माइनस साइन लगा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो निकल के आएगी वो मिनिमम आएगी। और यू मिनिमम कितनी होगी? यू मिनिमम होगी साहब -mb। क्लियर? तो जब डायपोल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है, मतलब डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 0 है, तो उस ओरिएंटेशन में, उस पोजीशन में मैग्नेटिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है ना। अब डायपोल को अगर हम इस पोजीशन से थीटा एंगल पर यहां मान लीजिए शिफ्ट कर दें ऐसे, तो अभी अभी पढ़ा है हमने, डायपोल पर टॉर्क लगेगा और वो टॉर्क वापस उसे उसी पोजीशन में लौटा के ले आएगा। कहने का मतलब हमने बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट किया और शिफ्ट करने पर देखा कि वो बॉडी वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लौट रही है। मतलब ये कौन सी पोजीशन है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आप जानते हो, अगर आपने पढ़ा है वो लेक्चर या आपको इक्विलिब्रियम की ऑलरेडी प्री नॉलेज है, तो आपने वहां पढ़ा होगा कि अगर किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में सिस्टम की बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, क्या पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, तो इस पोजीशन में मैग्नेटिक डायपोल किस में होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? ठीक है। अब साहब दूसरी पोजीशन कौन सी है? अब अनस्टेबल बचा ना, तो अब अनस्टेबल पोजीशन देखते हैं। अनस्टेबल पोजीशन कौन सी है ना। तो अनस्टेबल पोजीशन को मैं यहां करता हूं केस सेकंड। केस सेकंड है साहब हमारा, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। यहां पर केस फर्स्ट क्या था कि थीटा इज 0 डिग्री। ठीक है। किस किस के बीच थीटा है? एम और बी के बीच। तो ये साहब हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब जो मैग्नेटिक डायपोल है वो ऐसे रखा हुआ है कि उसका जो डायपोल मूवमेंट है साउथ टू नॉर्थ, ये डायपोल मूवमेंट हो गया आपका साउथ टू सॉरी नॉर्थ m। तो डायपोल मूवमेंट है हमारा इधर साउथ टू नॉर्थ, मतलब -x की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है हमारा? ये एरो किधर जा रहा है? +x की तरफ, है ना। तो +x -x, एंगल हो गया कितना? 180। क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी साहब? U इज इक्वल टू है -mb cos थीटा। ठीक है। अब देखो वही फिर से लॉजिक लगाएंगे, अगर ये माइनस नहीं होता तो U इज इक्वल टू mb cos 180, है ना। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, मिनिमम होती है। cos 180 की वैल्यू -1 और क्या होती है? ये मिनिमम। तो जब यहां cos 180 रखेंगे बच्चों तो -1 आएगा, मतलब मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस में अगर जो चीज माइनस मिनिमम है प्लस होने पर वो मैक्सिमम हो जाएगी। कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो गई साहब हमारी मैक्सिमम। क्या हो गई? मैक्सिमम। क्लियर? और दूसरी बात, अगर मैं इस डायपोल को यहां से शिफ्ट कर दूं, ये साउथ यहां पहुंच जाए और नॉर्थ यहां आ जाए, इधर शिफ्ट किया मैंने, तो साउथ पर किधर फोर्स लगेगा? भाई पोल है -m, तो अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर mb, और नॉर्थ पर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर फोर्स लगेगा mb। कहने का मतलब मैंने इधर घुमाया था और ये फोर्स था ना, वो कह रहा था कि ले जी तूने सहारा दिया, अब मैं इसको खींच के ले आ रहा हूं। मतलब आपने जिधर उसको शिफ्ट किया था मैग्नेटिक डायपोल को, वो उधर ही चला गया, उधर ही रोटेट होता चला गया, मगर वापस लौट के नहीं आया, मींस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर किसी बॉडी की, किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी
इक्विलिब्रियम पोजीशन में मैक्सिमम है, तो वो जो पोजीशन है वो पोजीशन होती है किसकी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है बच्चों, इस पर भर भर के क्वेश्चन बनते हैं जेईई और उनमें नीट में, ठीक है ना। तो स्टेबल अनस्टेबल, और एक मूल मंत्र याद रखिएगा कि इस यूनिवर्स का मतलब कहते हैं लॉ है ये कि एवरीबॉडी वांट्स टू डिक्रीज इट्स एनर्जी अप टू अ मिनिमम लेवल। इस यूनिवर्स की हर एक बॉडी अपनी एनर्जी को मिनिमम करना चाहती है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस डायपोल की एनर्जी मिनिमम इस पोजीशन में थी, जीरो पोजीशन में, हमने इसको एंगल को चेंज कर दिया, मतलब डायपोल चाहेगा कि उसकी एनर्जी मिनिमम ही रहे, तो वो अपनी एनर्जी को मिनिमम करने के लिए वापस उसी पोजीशन में लौट के आता है जिसमें था, मतलब वो स्टेबल रहना चाहता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मींस स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंड अनस्टेबल यहां मैक्सिमम थी पोटेंशियल एनर्जी, और बॉडी अपनी एनर्जी को मैक्सिमम नहीं रखना चाहती, मिनिमम रखना चाहती है। तो वो लौट के क्यों नहीं आई? क्योंकि वो अपनी एनर्जी को क्या करना चाह रही है? मिनिमम। आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, गॉट इट, ठीक है। तो ये हो गई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मैक्सिमम, अनस्टेबल, मिनिमम, स्टेबल, ठीक है साहब। अब साहब अब एक और कॉन्सेप्ट पर आते हैं, ठीक है, और बड़ी मजेदार कॉन्सेप्ट है बच्चे। ये स्टेबल अनस्टेबल पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, बिल्कुल क्लियर। चलिए, तो अब आते हैं साहब हम कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ बार मैग्नेट्स, ठीक है। इस पे भी बड़े मजेदार क्वेश्चंस हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ बार मैग्नेट्स या कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल और बार मैग्नेट्स, ठीक है साहब। कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल एंड बार मैग्नेट्स। चलिए साहब, मतलब अब वो मैग्नेट्स को, मतलब मैग्नेटिक डायपोल्स को डिफरेंट तरीके से ज्वाइन करेगा। कहेगा कि दो मैग्नेट को अगर इस तरह से एक दूसरे से बांध दिया जाए तो क्या होगा? नेट मैग्नेटिक डायपोल, है ना, मूवमेंट, ठीक है। ऐसे रख दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है। तो इस पर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन की जो कॉन्सेप्ट है वो अदर कॉन्सेप्ट में मिक्स हो जाती है। जैसे अभी हम टाइम पीरियड वाली बात पढ़ेंगे कि अगर डायपोल है तो डायपोल मैग्नेटिक फील्ड में टाइम ऑसिलेशन करता है, तो वहां पर वो मतलब उस कॉन्सेप्ट को डाल सकता है। तो कॉम्बिनेशन हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले केस फर्स्ट है साहब हमारा, केस फर्स्ट के दो मैग्नेट इस तरह से कंबाइन की गई कि उनके सिमिलर पोल एक साइड हो, ठीक है। जैसे सॉरी, ये नॉर्थ, तो नॉर्थ दोनों के एक तरफ है, साउथ दोनों के एक तरफ है ना। और इसका डायपोल मूवमेंट साउथ टू नॉर्थ है कितना? m1, और इस वाली मैग्नेट का है कितना? साउथ टू नॉर्थ m2, और दोनों के डायपोल मूवमेंट्स के बीच एंगल है कितना? ये थीटा। क्लियर? पॉसिबल है। अब अगर ये दोनों मैग्नेट इस तरह से थीटा एंगल पर रखी हैं कि दोनों के सिमिलर पोल्स सिमिलर साइड हैं, नॉर्थ एक तरफ, साउथ एक तरफ, तो बताओ जो कॉम्बिनेशन मैग्नेट होगी दोनों मिलके कितने मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के मैग्नेट की तरह काम करेंगी, मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो यार सिंपल हो गया, दो वेक्टर हैं m1 और m2, दोनों के बीच एंगल थीटा, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहता है कि दो वेक्टर के बीच एंगल अगर थीटा है तो रिजल्टेंट होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। बताइए, ठीक है ना। तो यहां पर जो रिजल्टेंट हो जाएगा m नेट, वो हो जाएगा आपका √m1² + m2² + 2m1 m2 cos
थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन M1 एंड M2। कॉन्सेप्ट खत्म। बताइए, ठीक है। अब साहब, अब वो कहेगा कि मान लो अगर दो मैग्नेट एक के ऊपर एक इस तरह से रखी हुई हैं कि ये साउथ ये नॉर्थ, फिर इसके ऊपर दूसरी मैग्नेट ऐसे रख दी, ये इसका साउथ ये नॉर्थ, तो ये तो और सिंपल हो गया, है ना भाई। इसका डायपोल मूवमेंट हो गया साउथ टू नॉर्थ ये M1, और इसका डायपोल मूवमेंट हो गया ये साउथ टू नॉर्थ M2, दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पर ये जो थीटा है ये थीटा कितना हो गया, 0 हो गया M1 और M2 के बीच। तो यहाँ पे जब थीटा 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1, तो M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 मतलब M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। तो सिंपल बोलो तो M नेट इज इक्वल टू M1 प्लस M2, दोनों डायपोल मूवमेंट ऐड हो जाएंगे, तो वो दोनों मैग्नेट मिलके इतने डायपोल मूवमेंट के मैग्नेट की तरह काम करेंगे, ठीक है। अब साहब दूसरा केस क्या है, केस सेकंड। केस सेकंड है कि दोनों मैग्नेट थीटा एंगल पर रखी हुई हैं, कैसे कि उनके अपोजिट पोल एक तरफ हैं, मतलब जैसे ये साउथ ये नॉर्थ, और दूसरी मैग्नेट ऐसे रखी हुई है, ये इसका सब नॉर्थ और ये इसका साउथ, तो साउथ नॉर्थ एक तरफ साउथ नॉर्थ एक तरफ, है ना। दोनों में डिफरेंस क्लियर है ना। अब इसका डायपोल मूवमेंट हो गया साउथ टू नॉर्थ ये M1, और इसका डायपोल मूवमेंट हो गया साउथ टू नॉर्थ ये M2, क्लियर। ये एंगल अभी था कितना बच्चों हमारा थीटा, जब M1 इधर था, जब दोनों ऐड हो रहे थे तो दोनों के बीच एंगल थीटा था। तो अब जब ये M2 इधर हो गया M1 इधर हो गया, है ना, वेक्टर वाली कॉन्सेप्ट है, सिंपल टेल टू टेल एंगल दिया जाएगा, तो M1 और ये M2, तो दोनों के बीच ये जो एंगल है टेल टू टेल, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्लियर। तो कहने का मतलब इस फॉर्मूले में थीटा की जगह पर हमें क्या रखना है, 180 माइनस थीटा। तो जो रिजल्टेंट आएगा M नेट वो आ जाएगा साहब हमारा अंडर रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, है ना। तो ये कॉस थीटा और यहां ये हो जाएगा प्लस की जगह पर क्या बच्चों, माइनस, क्लियर। क्यों, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 1 होता है, ठीक है। सॉरी कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया सब हमारा रिजल्टेंट। कब, जब दो मैग्नेट थीटा एंगल पर ऐसे हों कि उनके अपोजिट पोल्स एक तरफ हैं, ठीक है ना। अब मान लो वो दोनों मैग्नेट को इस तरह से रख दे कि एक मैग्नेट है ये साहब इसका साउथ ये नॉर्थ, दूसरी मैग्नेट है ऐसे ये साउथ और ये नॉर्थ, तो इसका साउथ टू नॉर्थ ये हो गया और इसका साउथ टू नॉर्थ ये हो गया। मान लो ये M2 और ये ऊपर वाली का M1, तो दोनों के बीच एंगल 180, अगेन 180 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, -1। तो ये हो जाएगा साहब आपका M इज इक्वल टू M नेट क्या हो जाएगा, बड़ा माइनस छोटा। जब इसमें रखेंगे भाई थीटा इक्वल टू कितना है 180, cos 180 रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर, मतलब M1 डिफरेंस M2, मतलब जो भी M1 और M2 में से बड़ा है, बड़े में से हम छोटे को घटा देंगे। तो यहां पर लिख लो बड़ा माइनस छोटा, M1 बड़ा है तो M1 माइनस M2, M2 बड़ा है तो M2 माइनस M1। तो ये है बच्चों हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेट्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है साहब। अब साहब तो ये कॉम्बिनेशन भी सिंपल है ना। अब मान लो वो आपसे कहता है कि दो मैग्नेट्स हैं, है ना, और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दो मैग्नेट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो क्या होगा उनका रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट। तो एक मैग्नेट हो गई साहब, ये केस थर्ड कर रहा हूं मैं, अब केस थर्ड, और केस थर्ड में थीटा है कितना 90 डिग्री, है ना। तो एक मैग्नेट हो गई हमारी ये साउथ ये नॉर्थ, दूसरी मैग्नेट हमारी ये साउथ ये नॉर्थ, ठीक है। तो साउथ टू नॉर्थ ये डायपोल मूवमेंट हो गया M1, साउथ टू नॉर्थ ये डायपोल मूवमेंट हो गया सब आपका M2, और M1 और M2 के बीच ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट M क्या हो जाएगा, अंडर रूट थीटा हो गया 90, थीटा cos 90 की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर।
ये हो गया साहब हमारा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 90 डिग्री के केस में। ठीक है, चलिए अब साहब अब करते हैं साहब मैग्नेट की कटाकटी, मैग्नेट की कटिंग। तो हेडिंग डालिए कटिंग ऑफ मैग्नेट, कटिंग ऑफ मैग्नेट। ठीक है, कटिंग ऑफ मैग्नेट, क्लियर। तो कटिंग ऑफ मैग्नेट क्या है कि ये साहब बार मैग्नेट है, ठीक है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और ये जो पोल स्ट्रेंथ है m और ये पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, मैग्नेटिक डाइपोल है। और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की ये है सपोज 2l। ठीक है, अब साहब कटिंग ऑफ मैग्नेट का मतलब है कि वो क्वेश्चन में मैग्नेट को कट करेगा आइदर along the axis, एक्सिस क्या होती है, द लाइन विच इज पासिंग, द लाइन विच जॉइंस साउथ एंड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल इज कॉल्ड एक्सिस। तो दिस लाइन इज एक्सिस, ठीक है। और तो वो कहेगा कि अगर मैग्नेट को हम एक्सिस के अलोंग 2 पार्ट्स में या 3 इक्वल पार्ट्स में या 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दें और उनमें से एक पार्ट लें, कट करके उनमें से एक पार्ट लें, तो बताइए उसका टाइम पीरियड क्या होगा, है ना, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो दूसरा कहेगा कि अगर इस मैग्नेट को हम इक्वेटोरियल के अलोंग कट करें, मतलब इक्वेटोरियल के पैरेलल कट करें 2 इक्वल पार्ट्स में या 3 इक्वल पार्ट्स में या 4 इक्वल पार्ट्स में, तब उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आई थिंक प्रॉब्लम आपका क्लियर हो गई है। मतलब अपना जो टारगेट है, मतलब हमें करना क्या है, ये क्लियर है ना। ठीक है, तो केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट है साहब हमारा ये मैग्नेट, है ना, ये साउथ और ये नॉर्थ, पोल स्ट्रेंथ m, और इसको हमने एक्सिस के अलोंग 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। तो एक पार्ट मिला साहब हमको ये, ठीक है, और दूसरा पार्ट मिला हमको इक्वल ये। ठीक है साहब, अब देखिए जब हम एक्सिस के अलोंग कट करेंगे तो लेंथ में तो कोई चेंज आएगा नहीं, दोनों पार्ट्स की जो लेंथ है वो तो इक्वल ही रहेगी। तो इस ऊपर वाले की भी लेंथ 2l और इसकी भी 2l और इसकी भी 2l। बोलिए, तो अगर आपने इससे फर्स्ट लेक्चर देखा हो मैग्नेटिज्म और मैटर का, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि पोल स्ट्रेंथ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। तो यहां पर अगर क्रॉस सेक्शन इस मैग्नेटिक डाइपोल का, इस बार मैग्नेट का क्रॉस सेक्शन अगर ए है और हमने इसको 2 इक्वल पार्ट में कट किया है, तो इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा a/2 और इसका क्रॉस सेक्शन a/2। बोलिए, मतलब हमने क्रॉस सेक्शन को आधा कर दिया, इट मींस हमने पोल स्ट्रेंथ को हाफ कर दिया। तो इसकी पोल स्ट्रेंथ m/2 हो गई और ये पोल स्ट्रेंथ m/2 हो गई साहब। बोलिए, ठीक है। या इसको देखो और इजी कॉन्सेप्ट और कैसे समझ सकते हो भाई, पोल स्ट्रेंथ इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू चार्ज मैग्नीट्यूड। मान लीजिए ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर पर यूनिफॉर्मली 2 माइक्रोकूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली, और इस स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट में मैं कट कर दूं तो क्या होगा भाई, जो एक हाफ जो पोर्शन है उस पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज ही तो होगा, चार्ज आधा हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बताइए, तो सिमिलरली मैंने इस पोल, पूरा पोल था ये, मैंने उस पोल को 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, तो m/2 क्लियर। तो पूरी जो आपकी मैग्नेट है, पूरा जो मैग्नेटिक डाइपोल है, उसका डाइपोल मूवमेंट है कितना, m इज इक्वल टू, यहां पर पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m और इनटू में 2l। ये तो है ओरिजिनल का डाइपोल मूवमेंट। अब यहां हमने ये बच्चों लिया पार्ट, तो इस वाले पार्ट का डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, m डैश इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ m से क्या हो गई है, m/2। अच्छा, लेंथ 2l ही है, तो लेंथ 2l है, तो देखना जरा, स्मॉल m इंटू 2l, स्मॉल m इंटू 2l, ये तो m हो गया हमारा,
और बटे में आपका 2, तो स्मॉल m इंटू 2l, स्मॉल m इंटू 2l m हो गया, तो ये आ गया सब m/2। बोलो, कहने का मतलब मैग्नेट को दो इक्वल पार्ट में कट करके जो एक पार्ट लिया हमने आधा, उसका डायपोल मोमेंट ओरिजिनल का हाफ हो जाएगा। ये मतलब हुआ इसका। ओरिजिनल का अगर m था तो उसके दो पार्ट करने पर जो एक पार्ट लिया हमने, उस एक पार्ट का डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? ओरिजिनल का हाफ, m डैश इक्वल टू m/2। ठीक है, अब देखना थोड़ा सा लॉजिक। मान लो 3 इक्वल पार्ट करता, वो 3 इक्वल पार्ट, तो जो m है वो पोल स्ट्रेंथ 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, मतलब m/3 m/3 m/3। ठीक है, तो यहां पर आता आपका m/3, मतलब यहां 3 आ जाता, तो क्या होता? m/3, मतलब जो एक 3 पार्ट करने पर एक पार्ट लेते, उसका डायपोल मोमेंट ओरिजिनल का m/3 हो जाता। 4 लेते, मान लो 4 इक्वल पार्ट कर दें m/4, 5 इक्वल पार्ट कर दें m/5, तो जनरलाइज कर दो। अगर हम मैग्नेट के n इक्वल पार्ट करें तो उस nth पार्ट का जो डायपोल मूवमेंट होगा, nth पार्ट का जो डायपोल मूवमेंट होगा वो ओरिजिनल का 1/n होगा। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं, इफ, यहां लिख दो, इफ मैग्नेट इज कटेड इन n parts, n not n parts, n equal parts, then m dash is equal to m/n, then m dash is equal to m/n। ठीक है साहब। अब साहब केस सेकंड है कि मैग्नेट को अब हम, ये मैग्नेट है बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट को हम इक्वेटोरियल के अलोंग 2 इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं साहब, ऐसे। तो हमें एक पार्ट मिल जाएगा ये, ठीक है, और एक पार्ट इक्वल पार्ट मिल गया ये। ठीक है साहब। अब देखिए, हमने क्रॉस सेक्शन तो चेंज हुआ नहीं, ऐसे कट करने पर क्रॉस सेक्शन तो उतना ही रहा, और पोल स्ट्रेंथ तभी चेंज होगी जब क्रॉस सेक्शन चेंज हो। तो कहने का मतलब यहां पर पोल स्ट्रेंथ m है, यहां पर पोल स्ट्रेंथ m है, तो यहां पर भी पोल स्ट्रेंथ m, और ये पोल स्ट्रेंथ भी m है ना, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये नॉर्थ, तो पोल स्ट्रेंथ m। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ये जो लेंथ है ये है बच्चों 2l, कितनी? 2l। अब यहां पर लेंथ को 2 पार्ट में बांटा है, कहने का मतलब यहां पर लेंथ हो जाएगी 2l/2 और यहां पर भी 2l/2। तो वहां तो चेंज हुआ था, एक्सिस के अलोंग कट कर रहे थे तो पोल स्ट्रेंथ चेंज हो रही थी। जब इक्वेटोरियल के अलोंग आप मैग्नेट को कट करोगे तो लेंथ चेंज होगी। तो यहां पर ओरिजिनल का डायपोल मूवमेंट हो गया कैपिटल M, ओरिजिनल डायपोल पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, ओरिजिनल लेंथ 2l। ठीक है, अब इस पार्ट का डायपोल मूवमेंट क्या होगा? m डैश, तो पोल स्ट्रेंथ तो m ही है, लेकिन लेंथ हो गई अब इसकी 2l/2, तो 2l/2। अब स्मॉल m इंटू 2l क्या है? ओरिजिनल, तो m डैश इक्वल टू m/2। तो सेम कॉन्सेप्ट, मतलब आप मैग्नेट को चाहे एक्सिस के अलोंग n इक्वल पार्ट में कट कर लो या इक्वेटोरियल के अलोंग n इक्वल पार्ट्स में कट कर दो, डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? m डैश इज इक्वल टू m/n। सेम कॉन्सेप्ट, क्लियर? तो ये था साहब हमारा कटाकटी प्रोग्राम ऑफ मैग्नेट। क्लियर? मतलब आपको वो सारी बातें बता दी हैं मैंने इस लेक्चर में कि आप चाहे जेई देखना, चाहे नीट देखना, चाहे आप एकेडमिक देखना, इनसे अलग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है ना? अब साहब लास्ट पॉइंट है बच्चों इस चैप्टर का, तो आज न्यूमेरिकल नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी मतलब थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल मैं चाहता हूं कि मैं आपको अच्छे से तसल्ली से समझाऊं। तो इसके लिए मतलब वीडियो क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। मतलब जो थर्ड अगला लेक्चर होगा वो आज के इन कॉन्सेप्ट के सवालों के ऊपर ही होगा बस। ठीक है ना? तो अब लास्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं इस लेक्चर के और फिर साहब बाड़ी को विराम देते हैं। तो आज लास्ट कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, उसके बाद आप भी फ्री। ठीक है? तो लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के ऊपर कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये क्या है साहब?
के टाइम पीरियड कौन, पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं, टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए, तो मैंने आपको बोला है कि भाई जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो जुड़वा भाई है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, मतलब जो सारी हरकतें इलेक्ट्रिक डाइपोल कर रहा था वो सारी हरकतें मैग्नेटिक डाइपोल करेगा ही, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये माइनस क्यू और ये सब आपका प्लस क्यू, ठीक है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा हुआ है। अगर इस डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा एंगल पर शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो इस पर एक टॉर्क लगेगा जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क। क्लियर, मतलब वो जो टॉर्क है वो डाइपोल को रिस्टोर करना चाहता है, वो वापस वहीं लाना चाहता है जहां से हमने डाइपोल को शिफ्ट किया है। ठीक है, तो ये इसकी वजह से यहां तक आएगा और यहां पर आके वो कुछ एंगुलर वेलोसिटी गेन कर लेगा। भाई टॉर्क लगेगा तो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन होगा तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी गेन करेगा वो, तो यहां पर आके वो एंगुलर वेलोसिटी गेन कर लेगा मेन पोजीशन पर आके, और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो यहां पर आके ऐसा नहीं है कि एट वंस रुक जाएगा, इनर्शिया है उसमें, वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो वो अपनी इस पोजीशन से वेलोसिटी की वजह से इधर आ जाएगा। जैसे अरे सिंपल पेंडुलम, भाई इधर गया फिर यहाँ के नेट फोर्स 0 हो जाता है लेकिन रुकता नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें मोशन है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, तो फिर वो इधर जाता है। इस तरह से वो मीन पोजीशन के क्या करता रहता है, टू एंड फ्रो मोशन। तो बिल्कुल वही मोशन दोहराएगा हमारा कौन, इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये इस पोजीशन के अबाउट इस तरह से, अगर ये मार्कर हमारा डाइपोल है तो अप डाउन इस तरह से ऑसिलेशन करता है। ऑसिलेशन कर रहा है तो उन ऑसिलेशन का एक टाइम पीरियड होता है, और वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में टॉ इज इक्वल टू सॉरी टी मतलब टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, ठीक है, सॉरी आई अपॉन पीई। क्लियर, ये होता है साहब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल पर मैग्नेटिक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला। क्लियर, वेयर आई इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, रोटेशनल मोशन में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ये फिजिकल क्वांटिटी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पी डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों सेम कॉन्सेप्ट हमारी यहां है, ये कि ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है सब हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। कहने का मतलब नो टॉर्क नो फोर्स। ठीक है, अब हमने क्या किया बच्चों, इस डाइपोल को हमने थीटा एंगल पोजीशन पर रख दिया। ठीक है, ये नॉर्थ यहां आ गया, साउथ यहां आ गया, और एंगल हो गया साहब ये हमारा कितना, थीटा पोजीशन पर जैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल रखा होगा तो उस पर एक टॉर्क लगेगा। कौन सा टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, और वो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना लगेगा, एम बी साइन थीटा। ठीक है, अब SHM 11th में नहीं पढ़ी होगी मुझे पता है ना। SHM और वेव मोशन को तो बहुत कम, रेयरेस्ट इन दी रेयरेस्ट स्पीसीज है वो स्टूडेंट की जो 11th में ऑसिलेशन और वेव्स तक पहुंचते हैं, और नहीं तो आप अपने दिल से पूछ लीजिएगा, नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा भी होगा तो रफा दफा सा ही किया होगा। रफा दफा करते हैं ना बात को, बस हाँ पेज पलट दिए, पढ़ लिया, 2-4 टाइम पीरियड वगैरह ये हो गया साहब, डीप में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो और अगर पढ़ा है
तो भाई साहब ये समझ लीजिए कि बहुत मजेदार और यूं समझिए बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ऑस्सिलेशन एंड वेव, समझ रहे हैं आप। तो स्कोरिंग से मतलब क्वेश्चन आना ही आना है, कोई भूल चूक नहीं हो सकती उसमें। अच्छे जो जेई नीट वगैरह हैं क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑसिलेशन से, क्लियर। तो इसको मैं रख कर देता हूं। अब साहब शिफ्ट कर दिया हमने तो रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है। कितना रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है साहब, है ना। मैं इसको ड्राइव कर रहा हूं ये मान के कि आप एसएचएम के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत जानते हैं और अच्छे से जानते हैं, तो फिर तो आपको सब समझ में आएगा, है ना। बाकी 11th का वीडियो का इंतजार कीजिए या कहीं और से किताब से और कोई और हेल्प मिलती हो वहां से पढ़िएगा जरूर, ठीक है ना, क्योंकि एसएचएम के कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। तो साहब मैं ये मान के ड्राइव कर रहा हूं कि आपको आता है और आप नहीं आता तो आप समझने की कोशिश कीजिए। रिस्टोरिंग टॉर्क है तो टॉ इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं -mv sin थीटा। बोले सर माइनस क्यों लिया है? माइनस लिए रिस्टोरिंग टॉर्क है, मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट दिया था ऐसे, ठीक है, टॉर्क उसके जस्ट अपोजिट लग रहा है, तो ये माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है कि जो टॉ और थीटा है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। समझ में आई बात, ठीक है। अब साहब इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल मतलब अगर ये जो थीटा है ये बहुत छोटा हो, मतलब एसएचएम की कंडीशन होती है, ये इनहेरेंट कंडीशन है कि जो डिस्प्लेसमेंट हमने बॉडी को दिया है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो बहुत बहुत कम होना चाहिए, है ना, बहुत बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब आपको ऐसा लग रहा है ना जिन्होंने नहीं पढ़ा, अरे सर आपने ऐसे थीटा कैसे स्मॉल मान लिया। दिस इज द इनहेरेंट कंडीशन, दिस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एसएचएम के दिस डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल, क्लियर। तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो टॉ इज इक्वल टू माइनस mv थीटा, mv थीटा, ठीक है। ये हो गया था हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन के लिए न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। बोले सर ये क्या बवाल आ गया, न्यूटन सेकंड लॉ तो एफ इक्वल टू एम ही होता है। नहीं, वो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए होता है, लीनियर मोशन के लिए होता है। रोटेशनल मोशन के लिए जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो होता है टॉ इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2, क्लियर साहब। अब इसको और दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा सब हमारा आई अल्फा इक्वल टू माइनस एम बी थीटा, क्लियर। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। एम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, कहने का मतलब ये पूरा टर्म हमारा क्या हो गया साहब, कांस्टेंट। इसका मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सीलरेशन, आई क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, ठीक है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन ये कह रहा है कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, क्लियर। मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन डायपोल के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट अपोजिट है, मतलब अगर एंगल इधर दिया है हमने थीटा तो एंगुलर एक्सीलरेशन उसके जस्ट अपोजिट ऐसे है। एंड दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम सुपरहिट मुकाबला। दिस इज द कंडीशन फॉर सुपरहिट मुकाबला, नहीं सुपरहिट मुकाबला नहीं है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब अगर कहीं इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, फिजिक्स में कहीं भी अगर ये कंडीशन बन रही है कि बॉडी का एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बच्चों आंख बंद करके कह देना कि बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होगी। क्या कर रही होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। मतलब हमको डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा
और एक्सीलरेशन क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब अल्फा। तो थीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी यहां से, थीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी यहां से थीटा अपॉन अल्फा, तो ये हो जाएगी आई अपॉन एम बी, आई अपॉन एम बी। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन अल्फा की जगह पर क्या रख देंगे, आई अपॉन एम बी। ठीक है साहब, ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल या बार मैग्नेट के टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला। क्लियर, क्लियर है। तो बच्चों इसका यूज क्या है, एक बार बस इसका यूज समझा देता हूं। देखिए बात यार, ये कोई एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर हमें क्वेश्चन में जो मैग्नेटिक डायपोल है मतलब बार मैग्नेट है उसका वो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बताता है कि भाई अ बार मैग्नेट या अब मैग्नेटिक डायपोल ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट दिस। बोले सर उसे कैसे पता चल जाता है कि एक बार मैग्नेट मतलब मेरे पास एक बार मैग्नेट है, मैं कैसे पता करूं कि इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कितना है। तो ये बच्चों ये आपका यूं समझिए कि ये एक एक्सपेरिमेंट में यूज होता है ना, एक एक्सपेरिमेंट है, उसको बोलते हैं हम एग्जैक्टली अभी एक मिनट आपको नाम बताता हूं उसका क्या है। ठीक है, उसमें ऑसिलेशन होता है, वाइब्रेशन ऑसिलेटर ऐसे कुछ नाम होता है उसका। ठीक है, तो उसमें ये एक्सपेरिमेंट में यूज होता है और उस एक्सपेरिमेंट में देखिए टाइम पीरियड एक ऐसी चीज है जिसको हम जब बार मैग्नेट ऑसिलेशन कर रही होगी तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर है, टाइम पीरियड को मेजर कर सकते हैं। जो बार मैग्नेट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, भाई बार है रॉड है तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12, हम उसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। हमने कितने मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो किससे प्रोड्यूस करेंगे, सॉलिनॉइड से। सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू0 है ना, आई कितनी फ्लो करा रहे हैं हम वो अमीटर से नाप के, मतलब कुल मिला के हम मैग्नेटिक फील्ड को भी मेजर कर सकते हैं। तो आप उस बार मैग्नेट का डायपोल मूवमेंट पता कर सकते हैं कि जो मेरे हाथ में बार मैग्नेट है उसका डायपोल मूवमेंट इतना है। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम आज जितना भी हमने इस लेक्चर में पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे अच्छे लेवल के जो PYQs आ चुके हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट को और रिफाइन करेंगे। तो तब तक आप एंजॉय कीजिए, फिजिक्स को पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।